कभी कभी इंसान को जो दिखता है वो होता नहीं है। एक लड़की जो कि एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और लगातार वहां पर पूजा कर कर आती है, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की मुंह से झाग फेंकने लगती है। वो मंदिर से अपने घर ही आती है और मंदिर में तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, वो नीली पड़ जाती है। और जब उसे उपचार के लिए ले जा रहे थे तो वो पुजारी आता है और पुजारी बताता है कि इसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। वो उस व्यक्ति का नाम भी बताता है और उस परिवार को अंधेरे में रखता है, और अंत में जो हुआ उसे सुनकर बहुत हैरानी होगी। आपको अगर पूरा जानना है क्या ऐसा हो भी सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा वीडियो में। और वीडियो के अंत में आज उन सब लोगों के नाम लिए जाएंगे जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखते हैं, अपनी राय लिखते हैं और हमें आगे के लिए निर्देश देते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी, धर्म स्टोरी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है कानपुर के शास्त्री नगर से। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में 4 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ी लड़की जिसका नाम होता है कमला। ये कहानी उस कमला की भतीजी ने हमें लिखकर भेजी है, जिसमें ये स्पष्ट किया है कि ये कहानी बिल्कुल सत्य है, सत्यता पर आधारित है और वही उन्हीं लोगों की है। तो उस परिवार में बहुत खुशी मिजाज से वो परिवार रहा करता था। 2 भाई थे, 2 बहनें थी। बड़ी बहन कमला थी जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया करती थी, मंदिर जाया करती थी। शास्त्री नगर में 2 परिवार होते हैं। घर के सामने मंदिर है और उस मंदिर में ही साइड में 2 कमरे बने हुए हैं। उसमें एक पंडित का परिवार रहता है और उसके सामने कमला और कमला का परिवार रहता है। कमला का दादाजी, कमला की दादी, वो चारों बहन भाई और उसकी मम्मी और उसके पापा। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है। एक दिन जो कमला है वो पूजा कर कर घर आती है और जब घर आती है तो वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, उसका चेहरा नीला पड़ जाता है, पूरा शरीर। तो उसकी जो माँ होती है वो उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ जाने की कोशिश करती है, लेकिन जवान बेटी थी, वो उसे नहीं ले जा पाती है। तभी सामने से पुजारी जी आते हैं और जो लड़की के दादाजी थे और पिताजी थे वो अपने अपने काम पर बाहर गए थे। इसी वजह से उसे अब हॉस्पिटल नहीं ले जाया पाता है। और जो पुजारी जी हैं वो कहते हैं कि कोई नहीं, ये ठीक हो जाएंगी, और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं, उसे होश में करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाती है। अब पुजारी कहता है कि हो सकता है इसके साथ इसका कुछ ऊंचे नीचे पर पैर पड़ गया हो या किसी ने कोई क्रिया की हो। दरअसल ये जो कमला है इसका परिवार जो है वहीं पर एक नई फैमिली आई थी, जो फैमिली आपस में लड़ती रहती थी। वो दोनों पति पत्नी थे घर में, उनका और कोई भी नहीं था, उनको कोई बच्चा नहीं था और इसी वजह से उनके घर में बहुत लड़ाई हुआ करती थी। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। जो कमला थी वो अपने घर में एक गाय रखा करती थी, गाय की सेवा किया करती थी, गाय का जो गोबर है उससे लेप किया करती थी। ऐसे ही जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। अब जो नया परिवार वहां पर आया था वो किसी से भी मिलनसार नहीं थे और एक दिन कमला की गाय गायब हो जाती है। सभी जगह ढूंढते हैं लेकिन कमला की गाय कहीं भी नहीं मिलती है। तो जो लड़ाकू फैमिली थी उनके पास उनकी गाय बंधी हुई मिलती है, और जब वो लोग जाकर वहां कहते हैं कि तुम्हारी हमारी गाय है, ये तुम्हारे पास कैसे आई, तो वो लड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये हमारी गाय है और हम बहुत दिनों से इसको पाल रहे हैं। ऐसा करके वो उनकी गाय नहीं देते हैं और उनमें अब एक अजीब सी तनाकसी हो जाती है। वैसे भी वो परिवार वाले आपस में लड़ते थे। अब जब उस परिवार के साथ तनाकसी रहती है, बात बात पर एक दूसरे की तरफ घुर्राते हैं, लेकिन धीरे धीरे होली का त्योहार आ जाता है। और आप सभी जानते हो हमारे भारत देश में होली जब मनाई जाती है तो सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं। वैसे ही वो नई फैमिली जो लड़ती रहती थी वो होली वाले दिन कमला के घर पर आती है और उनसे आकर उन्हें मिठाई देती है और कहती है कि देखो आज होली है, चलो रंग खेलते हैं और जो भी हमसे गलती हुई हमें माफ कर देना, और ये आपकी गाय है, इस गाय को आप रख लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। जब एक परिवार ऐसे माफी मांगता है तो कमला और कमला का परिवार उसे माफ कर देता है और वो मिलनसार हो जाते हैं, आपस में बहुत खुश रहते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब जैसे ही धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, अब जो लड़की है कमला वो दुबली पतली होती जा रही थी, उसके शरीर में बदलाव हो रहे थे। उसे बार बार वो बेहोश हो जाया करती, रात को वो बहुत जोर जोर से चीखा करती, रोया करती। जब घर में ये चीजें सुनते हैं तो अब कमला की जो दादी है वो जो सामने वाले पंडित जी हैं उनसे कहती है कि आप तो
पंडित जी हो, पुजारी जी हो, आपको सब कुछ पता होता है। हमारी जो बेटी है वो बहुत डरा करती है। वो रात को ऐसे चीखती है, वो नीली पड़ जाती है, उसकी आंखों का रंग बदला-बदला सा लगता है, उसकी आवाज़ बहुत तेज हो जाती है। जब दादी ये बात बताती है तो जो वो पंडित जी हैं वो कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं इलाज कर दूँगा और कल से तुम उसे मेरे पास लाना। अब कमला की दादी जी उनके घर लेकर जाती है। मंदिर में ना इलाज करके वो अपने उस कमरे में बैठकर उसका इलाज किया करता, उसके कुछ बाल काट कर रखा करता, कहता मुझे कुछ प्रक्रिया में ये चाहिए होंगे और कुछ तंत्र विद्या करता और उसे समझा दिया करता कि अब ये ठीक हो जाएगी। लेकिन उस लड़की को कोई भी असर नहीं हो रहा था। धीरे-धीरे वो वक़्त निकल रहा था और वो लड़की दिन-ब-दिन कमज़ोर हो रही थी। जब घरवाले इस चीज़ को देखते हैं तो फिर से पुजारी जी से कहते हैं, पुजारी जी आप बताइए क्या हो रहा है हमारी बेटी को? आखिर ये ऐसी क्यों हो रही है? तभी पुजारी जी बताता है कि इन पर किसी ने बहुत बड़ी तंत्र विद्या कराई है और ये तंत्र विद्या मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ जिसने कराई है। पुजारी जी बताते हैं कि जो नया परिवार आया है जिनसे अब आप काफ़ी मिलनसार हो, उस परिवार ने आपकी बेटी पर तंत्र विद्या कराई है क्योंकि उनके घर में बच्चा नहीं हो रहा, इसी वजह से अब वो उन्हें बच्चा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि अब हमारे घर में एक नन्ही खुशी आने वाली है, हम उस खुशी को सबके साथ बाँटना चाहते हैं। और ये बात पंडित जी को भी पता थी और उस परिवार को भी पता थी। अब पंडित जी उसी बात का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि आपकी बेटी पर इन्होंने काला जादू कराया है और उसी की वजह से इनको अब संतान हो रही है। जब कमला की दादी को ये बात पता चलती है, तो कमला की दादी बहुत ज़ोर से उनसे लड़ने जाती है। सामने से वो भी लड़ते हैं, कमला की दादी भी लड़ती है और वहाँ पर सिवाय लड़ाई के कुछ नहीं होता है। वो परिवार दो दंपति जो थे, वो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कराया है, हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो दादी को विश्वास नहीं होता है, वो आती है और पुजारी जी के पैर पकड़कर कहने लगती है कि पुजारी जी, कैसे भी करके मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। लेकिन पुजारी जी कहता है कि अब ये विद्या मेरे हाथ से निकल चुकी है, अब जिसने इस विद्या को कराया है वही इसे ठीक कर सकता है। लेकिन जिनका नाम वो ले रहा था, वो तो साफ-साफ मना कर चुके थे। अब परिवार जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि डॉक्टर को वो जब दिखाते थे, तो उसके सारे चेकअप नॉर्मल आया करते थे। उसे कोई भी बीमारी नहीं दिखाई देती थी, बस उसका बदन हमेशा भारी रहता था, टूटा-टूटा रहता था, हमेशा अपने चारपाई पे वो पड़ी रहा करती, किसी से भी बात नहीं किया करती, चिड़चिड़ी रहा करती। उसके सारे टेस्ट हो गए थे लेकिन कोई भी बीमारी नहीं निकलती है और वो रात के समय बहुत अजीब-अजीब हरकतें करती है। धीरे-धीरे वक़्त निकल रहा है, अब एक 20 साल की लड़की 70 साल की लगने लगती है। उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ आ जाती हैं, बहुत दुबली-पतली, गिरने लगती है, चलते-चलते उसे चक्कर आने लगते हैं। ऐसी कमज़ोरी कमला को घेर लेती है। अब घरवाले बहुत परेशान हैं, तभी जो उसका पिता है, क्योंकि वो बाहर नौकरी किया करते थे, महीने 2 महीने में वो घर आया करते थे और जब वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि रात को वो घर पर आते हैं और कमला अपने बेड पर लेटी हुई है। उसने अपना सिर सिरहाने से नीचे लटका रखा है बेड के जो साइड से और वो उल्टा होकर अपने पिता को देख रही है। वो पिताजी उसके आते हैं तो उनको बहुत धीरे से स्लो-स्लो बुलाती है कि पापा यहाँ आओ। अब पापा अपनी बेटी के पास जाता है और बहुत धीरे से उनके कान में बोलती है कि पापा मुझे रामायण का पाठ करा दो। तभी वो कहता है कि बेटा अब तो रात हो गई है, रामायण का पाठ कराऊंगा, बस तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी फ्रेश हो लेता हूँ। अब ये चीज वो सोचता है और उसे रामायण का पाठ सुनाने लगता है। रामायण का पाठ जब सुनाने लगता है तो वो लड़की भी उस पाठ को बैठकर दोहराने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, सुबह के करीबन 5 बजे वो रामायण का पाठ कंप्लीट होता है और 5 बजे ही वो लास्ट सांसें लेती है। अब कमला इस दुनिया से चली जाती है और घर में कमला का मातम छाया हुआ था। तभी एक पंडित जी वहां पर आते हैं, एक भिक्षा मांगने वाले पुजारी जी आते हैं, उनसे वो भिक्षा मांगते हैं और क्योंकि जहां पर जब डेथ हो जाती है तो भिक्षा नहीं देते हैं और ना ही मांगते हैं, लेकिन वो पुजारी जी फिर भी घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वो कहते हैं कि आपके घर में जिस लड़की का डेथ हुआ है उस लड़की पर बहुत बड़ी प्रक्रिया की गई थी। और जब ये बात बताता है तो वो बुजुर्ग जो दादी है कमला की, वो कहती है हाँ हमें पता है, हमारी बेटी पर वाकई में प्रक्रिया की गई थी। तभी वो कहता है कि क्या आपको पता है जो प्रक्रिया करने वाले हैं वो आपके घर में ही हैं? लेकिन वो कहती है नहीं, उन लोगों से तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उन लोगों से हम बहुत दूर रहते हैं।
तभी वो पुजारी बताता है कि जो आपके घर में ये पंडित जी बैठे हैं, आपके घर के सामने जो पंडित जी हैं, इन्होंने आपकी बेटी पर प्रक्रिया की थी और इसी वजह से आपकी बेटी इस दुनिया से गई है। जब एक भिक्षुक आता है और वो ऐसी बातें खोलता है, अब कमला की दादी को विश्वास नहीं होता है। जिस परिवार से उनके बिल्कुल घर जैसे रिश्ते थे, क्या ऐसा वो परिवार कर सकता है? वो सोचने पर मजबूर हो जाती है और सवाल करने लगती है। जब और सवाल करती है तो वो बताते हैं कि जो ये पुजारी है, इसकी जो पत्नी है, इस पर किसी ने जो पिशाच आया हुआ था, उसको इससे हटाने की वो काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हटा पा रहा था। अब इसे एक तरीका मिला कि कोई जवान लड़की अगर मिल जाती है तो उस पर ये आसानी से चला जाएगा, और इसी प्रक्रिया को ये कर रहा था। इसे पता था वो रोज बहुत धार्मिक है, रोज पूजा करने जाती है, रोज मंदिर से प्रसाद खाती है, तो उसने उस प्रसाद में ही मिलाकर उसे खिलाया और उसे खाने के बाद धीरे धीरे अब वो उस पिशाच के बस में आ जाती है और उस पिशाच की वजह से ही उसका जीवन खत्म हो जाता है। अब ये पूरा बात परिवार को पता चलती है तो वो बुजुर्ग महिला कहती है कि अब क्या किया जाए, मेरी बेटी तो इस दुनिया में ही नहीं है। तभी वो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान एक ऐसा साथी है सबका, वो सबका भला करता है, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, जिसने ऐसा किया है उसका सर्वनाश हो जाएगा। वो ऐसा कहकर बिना भिक्षा लिए वहां से चला जाता है। अब वो उन सबको ये बात पता थी, लेकिन अब उस पंडित से वो नहीं कहना चाहते थे। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, अब वो लोग भी वहां से दूर शिफ्ट हो जाते हैं अपने परिवार को लेकर। कमला को खो चुके थे, कमला की बहुत ज्यादा यादें आती थी। अब कमला के जो भाई थे वो उनकी शादी हो चुकी थी और अब वो शहर में रहने लगते हैं। जब शहर में रहते हैं तो वहां पर रहकर उनको एक बच्चे भी होते हैं, और ये जो गांव में रह रहे थे, गांव के कुछ लोग जब शहर में उनसे मिलने जाते हैं तो जो वो बुजुर्ग महिला है जब उनके बारे में पूछती है तो जो सच उन्हें पता चलता है, उन्हें बहुत हैरानी होती है। दरअसल जो पुजारी जी था उसका सर्वनाश हो चुका था, उसका परिवार पूरा खत्म हो चुका था। जो उसके बड़े बेटे बहू थे, उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। उसका छोटा बेटा है वो खुद को अपने आप को खत्म कर लेता है, और उसकी जो बेटी है वो ससुराल में सताए जाने की वजह से अपने आप को खत्म कर लेती है। और जो उस पुजारी की पत्नी जिस पर तंत्र विद्या थी, जिसकी विद्या उतार कर कमला पर की गई थी, वो महिला पैरालिसिस हो जाती है, यानी उसे लकवा मार जाता है और कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया से चली जाती है। और अब वो पुजारी अकेला रहता है, कुछ दिन वो जीता है, उसके बाद वो भी इस दुनिया से चला जाता है। ये एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये बात बिल्कुल सच्ची है, जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है बिल्कुल कहा है कि एक एक बात इसमें सच है। उन्होंने तो बहुत ऐसी चीजें बताई हैं हमें जो जिन्हें सुनकर बहुत डर लगता है, लेकिन वो चीजें मैंने आपके सामने नहीं रखी हैं, क्योंकि बच्चे भी इन वीडियोस को सुनते हैं और इन चीजों से डर बैठता है, और मैं नहीं चाहती कोई ज्यादा अंधविश्वास हमारी कहानी के माध्यम से आप लोगों में फैले। जो भी कहानी हम लेकर आते हैं वो बहुत ही सत्यता पर आधारित लेकर आते हैं, सच्ची कहानियां होती हैं। अब वक्त होता है जिन लोगों को मुझे धन्यवाद कहना है, जो लोग हमें रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सरोजनी कुलकर्णी जी। वो कहती हैं आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, और वैष्णवी चौधरी हैं, उनसे हमारी शक्ल मिलती है, क्या हम बहनें हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल बहनें हैं। दूसरा आता है माया जोशी, जो कि बहुत अच्छे से हमें कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा अप्रिशिएट करती हैं। उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अगर आप देख रहे हैं फिलहाल ये वीडियो तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें। तीसरा नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा से हैं, बच्चे हैं, बेटे लगते हैं हमारे। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप हमारी हर वीडियो पर अपना कमेंट लिखते हैं और हमारी हर वीडियो को देखते हैं। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो हमारी हर वीडियो पर बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, हमारे परिवार में जुड़े हैं, हमारे परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद। ऐसे ही अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। अगला नाम आता है राजेश मुक्का जी, जो कि बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत हमारा साथ देते हैं। ऐसे ही साथ बनाए रखें, आप सबके साथ की बहुत जरूरत है। इससे अगला नाम आता है बीना गोदारा जी, जो कि हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं, हमारे वीडियोस को देख रही हैं, लाइक कर रही हैं और अपना कमेंट लिख रही हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दे रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है लखनलाल सोनी, जो कि कहते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, वाकई में पुनर्जन्म होते हैं, और ये जो कहानियां हम लेकर आते हैं ये सभी सत्यता पर आधारित हैं, और पुनर्जन्म नहीं होते तो हम लोग कहां से आते।
आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर। नाम है लक्ष्मण सिंह रावत, जो कि कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी के सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी को राधे राधे। उसमें अगला नाम आता है अमित जी, जो कि बहुत ही अच्छे से कमेंट लिखते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं, अपनी राय रखते हैं। तहे दिल से आपका धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। उससे अगला नाम आता है बीबी सिंह, जो कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है, आज का समय ऐसा है, जो हमारे सामने होता है, यानी जैसे हम भगवान को मानते हैं वैसे ही शैतान भी होता है, ऐसे ही मृत्यु होती है, ऐसे ही जन्म भी होता है, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। प्रेम सकर मिश्रा, जो कहते हैं सभी का पुनर्जन्म होता है, बस किसी को याद रहता है और किसी को याद नहीं रहता। जी बिल्कुल प्रेम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई में सबका पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो हम लोग कहां से आते। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है भूषण जी, भूषण लाल जी, ये सबसे अलग लिखते हैं। इनसे एक बात कहना चाहूंगी, इन्होंने हमारी वीडियो को देखा और बहुत अच्छा कमेंट लिखा। इनके कमेंट से हमें पता लग रहा है कि इन्होंने वीडियो को बहुत अच्छे से सुना है। इनका कहना है, जो लास्ट वीडियो मेरी आई थी, कि वो अपने शरीर को, मृत शरीर को ढूंढता है, तो वहां पर पुलिस के पास उसकी कोई कंप्लेंट क्यों नहीं है। वहां पर पुलिस के पास उसकी कंप्लेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो लड़का लड़की को मारा गया था वो शायद परिवार वालों के द्वारा ही मारा गया, और जब परिवार वाले अपने आप अपने बच्चों को मारते हैं तो वो कंप्लेंट क्यों करेंगे और क्यों ये इसका रिकॉर्ड मिलेगा। और शायद हो सकता है कि ये जो डेड बॉडीज मिली हैं उस तालाब से इस कहानी में, तो वो डेड बॉडीज बहुत पुरानी हो, उस वंश के सभी लोग इस दुनिया से जा चुके हों, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमने इस कहानी में आगे आपको ये नहीं बताया था कि इसके परिवार वालों ने उनको पहचान लिया है। वैसे आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें कमेंट लिखा और हमें हमारी वीडियो की बारीकी को समझाया। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।